हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो गाइस यार, आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है? ठीक है, जरूर यार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, क्योंकि आपका जो फीडबैक है हमारे लिए भाई वो सर्वोपरि है। तो यार आपको रेगुलर यार सीरीज चला रहा है, रेगुलर आपको पढ़ा रहे हैं, बट आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में? क्या मजा आ रहा है? वाकई में क्या मजा आ रहा है? क्या आपको कोई परेशानी है, आपको लिखने में परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी है वो कमेंट में यार जरूर बताया करो। ठीक है, बिल्कुल यार, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने राउल्ट नियम पढ़ा था बहुत मस्त तरीके से, और ये जो राउल्ट नियम है ना बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो यार इसको ना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो इसके अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना, है ना। तो आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो अणु संख्या गुणधर्म है ना, ये चार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आता है, तो इनको हम आज की वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली। इनको विद डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है, इसकी न्यूमेरिकल पढ़ना है, इसका जो क्वथनांक गुणन है पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है हमें। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम जितना ज्यादा से ज्यादा आज की वीडियो में ये कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो बेटा अणु संख्या गुणधर्म हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहां पहले सुनो, देखो ये लिखा है बेटा अणु संख्या गुणधर्म, मतलब गुणधर्म लिखा है मतलब ये गुण तो है। गुणधर्म लिखा है मतलब ये गुण तो है। अब गुण तो है, अब ये तो पता चल गया, बट ये किसके गुण है वो पता होना चाहिए। तो देखो अणु, ये लिखा है अणु, और ये संख्या का मतलब क्या है? संख्या। अणु लिखा है और यहाँ संख्या का मतलब क्या है? संख्या। मतलब गुण है और अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो गुणधर्म लिखा है मतलब गुण तो है, लेकिन कौन से गुण हैं वो हमें पता करना है। तो लिखा है देखो अणु संख्या, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले जो गुण हैं वो ही आपके अणु संख्या गुणधर्म होंगे। ठीक है, अब कैसे वो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। मेरे पास मेरे भाई यहाँ पर तीन पात्र हैं। एक पात्र ये है, ठीक है, एक पात्र मैंने ये रखा और एक पात्र मैंने ये रखा। मेरे पास ये तीन पात्र हैं। ठीक है, अब मैंने बेटा क्या किया है, ये जो ये पात्र है ना, ये वाला पात्र, इस पात्र के अंदर मैंने बेटा 100 ग्राम नमक घोला है। क्या घोला है बेटा? 100 ग्राम नमक घोला है। ठीक है, अब बताओ 100 ग्राम मैंने नमक घोला है, तो मुझे पता है नमक घुल ही जाएगा। तो बट मुझे ये बताओ इस 100 ग्राम नमक में कितने कण होंगे? देखो नमक के छोटे छोटे कण होते हैं, आपको पता है नमक के छोटे छोटे कण होते हैं। तो मैंने इस पानी के अंदर, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस पानी में मैंने क्या बोला है बेटा? 100 ग्राम नमक घोला है। तो बताओ इस 100 ग्राम नमक में कितने कण होंगे? तो मान लेता हूं यार 1000 कण होंगे। कितने कण होंगे बेटा? 1000 कण। क्लियर है? ठीक है, अब इस पात्र के अंदर भी पानी भरा है, ठीक है, लेकिन यार मैंने इसके अंदर 100 ग्राम शक्कर डाली है। क्या डाली है बेटा? 100 ग्राम शक्कर। आपको पता है शक्कर के जो पार्टिकल होते हैं, शक्कर के जो कण होते हैं वो नमक से तो बड़े ही होते हैं। शक्कर के जो कण हैं नमक से बड़े ही होते हैं। अब जब शक्कर के कण नमक से क्या होते हैं? जड़ बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बताओ इस शक्कर के 100 ग्राम में कितने कण बनेंगे? तो अप्रोक्स मान लेते हैं 800। कितने? 800 कण बनेंगे। अप्रोक्स मान लेते हैं 800 कण बनेंगे। ठीक है, चलो अब यार इसके अंदर ये जो पात्र है इसके अंदर मैंने 100 ग्राम भाई साबूदाना डाले हैं। क्या डाले हैं? साबूदाने। ठीक है, अब साबूदाने मतलब वो खीर बनाते हैं, फलाहार के लिए यूज किया जाता है साबूदाने, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, अब जो साबूदाने के जो पार्टिकल होते हैं शक्कर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो मैंने जब इनके अंदर डाला है तो इसमें जो साबूदाने हैं इसके कितने पार्टिकल होंगे, कितने कण होंगे? तो मान लेते हैं यार 50 कण होंगे। कितने होंगे? 50 कण होंगे। बट यार क्वालिटी में अगर देखा जाए तो क्वालिटी में, प्रकृति में देखा जाए तो प्रकृति में यार सबसे अच्छा कौन है? साबूदाना है, और फिर शक्कर है, और फिर नमक है। तो क्वालिटी में देखा जाए, प्रकृति में देखा जाए तो प्रकृति सबसे ज्यादा किसकी अच्छी है? साबूदाने की अच्छी है। ठीक है, बट इसके कण कितने हैं? 500। और सबसे कम क्वालिटी किसकी है? नमक की है। और इसकी किसकी कितने कण हैं?
1000 कण है। कितने कण है? 1000 कण। तो मेरे भाई जो अणु संख्या गुणधर्म है, जो आपको दिख रहा है ना अणु संख्या गुणधर्म, ये अणु संख्या गुणधर्म देखो, पहली बात तो ये तनु विलयनों का गुण है। कौन से विलयनों का? तनु विलयनों का। पतले विलयन, तनु का मतलब क्या होता है मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते आ रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरे साथ पढ़ा है, मेरी वीडियोस को देखा है, तो एक भी चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली प्यारे भाई। तो पूरी वीडियो जो है ना आप लोग देखा करो, अच्छे से समझा करो और नोट्स बनाया करो प्रॉपर्ली। मैंने क्या कर दी है बेटा, ये जो 2024 से 25 का सेशन है इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी और प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो से आप देखो। अगर आप बाद में भी जुड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरू से आप देखोगे तो पूरा सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और मैं आपसे वादा करके रख रहा हूँ आज कि अगर मेरे साथ आपने पढ़ लिया ना, मेरा अगर सपोर्ट आपने कर दिया तो गारंटी है मैं आपको 100 नंबर दिला सकता हूँ। ठीक है, तो भाई मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, तो भाई देखो मैंने तनु विलयन बताया, तनु का मतलब क्या होता है? पतले विलयन। ठीक है, तो ये तनु विलयनों का गुण है, अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, अब तनु विलयनों का है तो गुण, लेकिन कौन सा गुण है? ठीक है, तो तनु विलयनों के वे गुण है जो विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या मतलब अणुओं के कणों, अणु संख्या। देखो कण या अणु या परमाणु सब एक ही बात तो है। अणु परमाणु जो है ना ये कण तो ही है। ठीक है, तो ये क्या है? गुण है, लेकिन अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण हैं। लेकिन कौन से गुण हैं? तो ये तनु विलयनों के गुण हैं। और कौन से गुण हैं तनु विलयनों के? तनु विलयनों के वे गुण हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलय मिलाया है उसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं कि आपने क्या मिलाया है। भले ही आप सोना मिला दो, भले ही आप क्या मिला दो बेटा? सोना मिला दो, अगर उसके कणों की संख्या कम है तो उसका अणु संख्या गुणधर्म भी क्या होगा? कम ही होगा। जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी अणु संख्या गुणधर्म उसका ही ज्यादा होगा। तो जैसे हमने इसमें देखो 100 ग्राम मिलाया, 100 ग्राम 100 ग्राम, तो इसमें कणों की संख्या, नमक की कणों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब नमक के कणों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जो नमक का अणु संख्या गुणधर्म है वो सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे ना? नमक का अणु संख्या गुणधर्म सबसे ज्यादा होगा। और कणों की संख्या सबसे कम किसमें है? साबूदाने के कणों की संख्या इसमें है, तो इसका जो अणु संख्या गुणधर्म है वो सबसे कम होगा। तो वही लिखा है तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं कि आपने क्या मिलाया, सोना मिला दो, चांदी मिलाया, गोल्ड मिला दो, आप हीरे मिला दो। लेकिन कणों की संख्या कम है तो अणु संख्या गुणधर्म कम होगा, और कणों की संख्या ज्यादा है तो अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है बेटा? 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनकी, ठीक है, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, अब ये उदाहरण भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है अणु संख्या गुणधर्म क्या है, इनके उदाहरण बताइए। तो चाहे उदाहरण आए चाहे प्रकार आए, आपको यही लिखना है। क्लियर हो चुका है? तो अणु संख्या गुणधर्म की संख्या कितनी है बेटा? 4। वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में क्या? अवनमन। देखो इस अवनमन शब्द का मतलब नहीं जान रहे होगे, तो अवनमन का बेटा होता है मतलब कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, अब देखो एक इसमें कमी है, वाष्पदाब में कमी। वाष्पदाब में क्या है? कमी। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। वाष्पदाब में बेटा ये कमी है, वाष्पदाब में क्या है? कमी। अच्छा बताओ वाष्पदाब में कमी कम होती है? वाष्पदाब जो है इसमें कभी जो कमी है वो कब होती है? मैंने आपको कल ही बताया था। ये वाष्पदाब में कमी कब होती है? ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये मेरे पास क्या है बेटा? शुद्ध विलायक। ठीक है, जैसे जल है, शुद्ध विलायक जैसे बेटा क्या है मेरे पास? ये जल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके ऊपर बहुत सारे वाष्प अणु बनेंगे। अब बहुत सारे वाष्प अणु बनेंगे तो इसका वाष्पदाब भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे वाष्प अणु बन रहे हैं, और जब बहुत सारे वाष्प अणु बन रहे हैं तो बहुत सारे वाष्प अणु टूटेंगे, बहुत सारे वाष्प अणु फूटेंगे। तो जब वाष्प अणु ज्यादा बनेंगे तो वाष्पदाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन यार मैं क्या करता हूँ, अगर इसी जल में मैं नमक मिला देता हूँ, क्या मिला देता हूँ बेटा? नमक मिला देता हूँ। तो नमक क्या है बेटा? आवासशील। कल ही बताया था मैंने, कल ही बताया था ना। तो नमक क्या है बेटा? आवासशील है, नमक है आवासशील। तो नमक जब हम इसको गर्म करेंगे तो नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि नमक आवासशील है ना, इसकी वाष्प बनती नहीं है। तो नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, साथ में जल के अणु जो हैं इनको भी वाष्प में परिवर्तित होने से क्या करेगा? रोकेगा। और जल के अणु को वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा तो यहाँ वाष्प अणु बनेंगे कम, और जब वाष्प अणु कम बनेंगे तो कम ही वाष्प अणु टूटेंगे, तो इसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो वाष्पदाब में क्या आ गई? कमी आ गई ना। जैसे मान के चलो इसका वाष्पदाब कितना था?
100 बार था। कितना था बेटा? 100 बार। इसका वाष्प दाब कितना था? 100। और इसका कितना आया बेटा? 90 आया। कितना आया? 90 आया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हो गई? 100 था, यहाँ 90 हो गए। कितने की कमी आ गई? 10 की कमी आ गई। तो ये जो कमी आई है वही है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। बट ये वाष्प दाब में अवनमन है तो मतलब वाष्प दाब में कमी है। तो वाष्प दाब में कमी कब होती है मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, बाकी अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए। मैं अलग से इन सबको अलग अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप तो पढ़ते रहना। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। बस मेरे ऊपर अगर विश्वास है तो आप पढ़ते रहो। ठीक है, और नहीं है विश्वास तो अभी जा सकते हो छोड़कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में देखो, अब वाष्प दाब में अवनमन हो गया या आपेक्षिक अवनमन हो गया। आपेक्षिक मतलब एक रिलेटिव लोअरिंग होता है, रिलेटिव है ना, मतलब वो लगभग इसके समान ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बेटा वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। ठीक है, अब उन्नयन का मतलब वृद्धि और अवनमन का मतलब कमी। बट ये क्वथनांक में उन्नयन है। अब क्वथनांक में उन्नयन है तो हमें क्वथनांक पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। देखो इधर समझाता हूँ, क्वथनांक समझाता हूँ, इनको मिटा दे रहा हूँ या फिर यहाँ समझा रहा हूँ। क्वथनांक देखो, आपको पता है बेटा क्वथनांक हो, देखो ये हो क्वथनांक। क्वथनांक चाहे हिमांक हो, हिमांक हो, और चाहे क्या हो बेटा? गलनांक। चाहे बेटा क्या हो? गलनांक। क्वथनांक हो, हिमांक हो, चाहे गलनांक हो, ये तीनों के तीनों बेटा ताप हैं। तीनों के तीनों क्या है? ताप है। ठीक है, चाहे क्वथनांक हो, चाहे गलनांक हो, चाहे हिमांक हो, तो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? ताप है। क्वथनांक भी आप कोई पूछे क्वथनांक क्या है तो बता देना ताप, हिमांक क्या है तो बता देना ताप, और गलनांक क्या है बता देना ताप। ये तीनों ताप है। बट ये सर कौन से ताप है तो और समझ लो। तो देखो बेटा, क्वथनांक है वो एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव, क्वथनांक है एक ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वथनांक क्या है? ताप। कौन सा ताप है? ऐसा ताप है जिस ताप पर कोई भी द्रव जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस में। जैसे मान के चलो, अगर हम जल को गर्म करेंगे, जल मतलब पानी, पानी को अगर गर्म करेंगे तो पानी कितने ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है? तो बताओ, तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो मतलब जल का क्वथनांक कितना है? 100 है। ठीक है, अगर हम एल्कोहल को गर्म करेंगे तो एल्कोहल 78.3 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो एल्कोहल का क्वथनांक कितना हुआ? 78.3। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गैस में, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे सुनो। अब ये तो समझ गए, तो जल के लिए कितना है बेटा क्वथनांक? तो जल का क्वथनांक कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, चलो अब हिमांक की बात करो। तो हिमांक भी बेटा क्या है? ताप है। अब हिमांक कौन सा ताप है? तो हिमांक वो ताप है जिस ताप पर कोई द्रव, जिस ताप पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठोस में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठोस में। जैसे जल या पानी को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो पानी, जल या पानी जो द्रव होता है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कितने ताप पर होता है? वो जैसे अगर हम जल की बात करते हो, जल के लिए जो हिमांक होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 से जैसे ही नीचे आया तो वो किस में परिवर्तित होने लगता है? बर्फ में, ठोस में परिवर्तित होने लगता है। तो जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब गलनांक क्या है? तो गलनांक भी क्या है? एक ताप, लेकिन ये वह ताप है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। कोई ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो क्वथनांक, हिमांक, गलनांक ये सब क्या है? ताप है। और कौन कौन से ताप है? क्वथनांक वो ताप है जिस ताप पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, हिमांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, और गलनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अब गलनांक कितना होता है जल का? तो 4 से ऊपर होता है ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, या फिर आप 0 से ऊपर ही मान सकते हैं, क्योंकि 0 से 1 2 3 जैसे ही होगा तो जल पिघलने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वथनांक, हिमांक, गलनांक ये सारी चीजें क्या है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, वीडियो को में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो क्वथनांक में उन्नयन है।
क्वथनांक में बेटा क्या है, उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब जब ताप में वृद्धि हो जाए, किसी का जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो उसे क्वथनांक में क्या बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक उदाहरण द्वारा ही समझा दे रहा हूं। देखो जैसे मान के चलो शुद्ध जल था, इस शुद्ध जल का जो क्वथनांक कितना था बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नमक मिला दिया तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि पहले हमें केवल जल को गर्म करना पड़ रहा था। पहले हमें केवल किसको गर्म करना पड़ रहा था, जल को गर्म करना पड़ रहा था। लेकिन अब यार मुझे जल और नमक दोनों को गर्म करना पड़ रहा है, इसलिए ताप मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। ताप में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ताप बढ़ जाएगा, तो मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ताप में जो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। तो यही जो 10 की वृद्धि हुई है, वही 10 की वृद्धि क्या हो जाएगी, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेमांक में अवनमन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग जो बोलते हैं हेमांक को बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग मतलब क्वथनांक। बॉइलिंग से आप समझ ही रहे हो, बॉइलिंग मतलब गर्म करना। ठीक है, अब हेमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा, कमी होता है। क्या होता है, कमी। तो हेमांक में अवनमन हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अब यहाँ हेमांक में कमी, हेमांक में कमी करना है। ठीक है, हेमांक में कमी। तो भाई आप हमें ये बताओ हेमांक क्या होता है, जो द्रव को ठोस में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो अगर ताप में कमी होती है तो वो हेमांक में अवनमन होगा। ठीक है, जैसे यही मान लो कि शुद्ध विलायक में अगर जल मिला दिया, तो मान लेते हैं शुद्ध विलायक में अगर जल मिलाया तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। कितने पर जमेगा बेटा, 0 पर। देखो अब हमें जमने वाली बात, अब हमें उबालना नहीं है, अब हमें क्या करना है, जमाना, क्योंकि द्रव को ठोस में परिवर्तित करना है, हेमांक वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ चलो इसको रहने दो, दूसरे टाइप से समझ ले। ठीक है, जैसे मान के चलो ये जल है, अगर जल शुद्ध जल है अगर, तो शुद्ध जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। बोलो जम जाएगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें नमक मिला दिया, मैंने इसमें क्या मिला दिया बेटा, नमक। तो ये 0 से भी कम ताप पर जमेगा, मतलब 0 पर अब नहीं जमेगा, क्योंकि मैंने इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया है। और नमक मिला दिया तो अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमेगा। मान लो माइनस ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। ठीक है, अब 0 पे नहीं जम रहा है, अब 4 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। तो बेटा बताओ यहाँ पर क्वथनांक में क्या हुई है, कमी, सॉरी हेमांक में क्या हुई है, कमी। ये 4 पर 0 पर जम रहा था और ये -4 पे जम रहा है, तो ये कमी हुई है ना, तो ये कमी हुई है, यही कमी हो जाएगी हेमांक में अवनमन। यही कमी क्या हो जाएगी, हेमांक में अवनमन। अब भाई अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाए, है ना। बाकी मैं फुल डिस्कशन पढ़ाऊंगा इनका। ठीक है, बढ़िया से ग्राफ बनाएंगे, इनके जो व्यंजक करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लेना इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा परासरण दाब ऑस्मैटिक प्रेशर। इसको परासरण दाब ऑस्मैटिक प्रेशर बोलते हैं, और इसको ना हम अलग से ही पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग से ही पढ़ने वाला टॉपिक है। तो ये रहे हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, कैसा है, ये पूरी कहानी समझ में आई। अणुसंख्यक गुणधर्म एक ऐसा गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, याद रखना हमेशा, प्रकृति पर नहीं। आप सोना भी घोल दो, अगर उसके कणों की संख्या कम है तो उसका अणुसंख्यक गुणधर्म कम होगा। ठीक है, तो जिसमें अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा, और जिसमें कणों की संख्या कम उसका अणुसंख्यक गुणधर्म कम। आई होप मेरे भाई बहुत अच्छे से ये चीज आप समझ पाए होंगे। मेरे भाई अब हम जो है ना अणुसंख्यक गुणधर्म को क्रम से पढ़ते हैं, और जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है इसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई पहला हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है बेटा, बाष्प दाब में अवनमन। देखो मैंने अभी समझाया था, बाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा, कमी होता है। क्या होता है, कमी। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक अवनमन। तो हमें ये पढ़ना है बाष्प दाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना चीजों को। तो मेरे पास ये पात्र है, ठीक है, और एक पात्र मेरे पास ये है। मैं बार बार वही चीज समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 2 पात्र हैं, और इस पात्र में बेटा हमने क्या भरा है, केवल और केवल प्योर जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, प्योर जल, केवल और केवल जल, जो कि प्योर जल है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब यार मैं इसको गर्म करूंगा, मैं इसको गर्म करूंगा। ठीक है, अब गर्म करूंगा तो निश्चित सी बात है कि यार इसके ऊपर जो है ना गोल गोल अणु बनेंगे, मतलब इसके ऊपर बाष्प अणु बनेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनेंगे बेटा, बाष्प अणु बनेंगे। अब बाष्प अणु बनेंगे तो बाष्प अणु टूटेंगे,
जब बाष्प अणु बनेंगे तो बाष्प अणु टूटेंगे, और जब बाष्प अणु टूटेंगे तो ये बाष्प अणु इस द्रव के ऊपर एक दाब लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं बाष्प दाब। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक के ऊपर जो बाष्प अणु हैं इनकी संख्या ज्यादा बनेगी। इनकी संख्या क्या होगी बेटा? ज्यादा बनेगी, और जब ज्यादा संख्या बनेगी तो ज्यादा टूटेंगे, तो वाष्प दाब भी क्या होगा? वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। लेकिन यार मैं क्या करूं, इसी जल के अंदर नमक डाल दूं। क्या डाल दूं बेटा? नमक डाल दूं। तो जैसे ही मैं नमक इसके अंदर डालूंगा और मैं अब इसको क्या करूंगा? गर्म करूंगा। ठीक है, तो अब देखो नमक क्या है? आवासशील। नमक की वाष्प नहीं बनती। नमक को गर्म करने पर वाष्प कब बनती है? गोल गोल अणु कब बनते हैं? जब नमक को हम गर्म करते हैं, नहीं बनते ना। लेकिन पानी को गर्म करने पर, चाय को गर्म करने पर, चाय बनाने पर इसके ऊपर गोल गोल अणु बनते हैं जिन्हें वाष्प अणु कहते हैं। ठीक है, तो नमक के ऊपर कभी भी वाष्प अणु नहीं बनते। अब नमक के ऊपर कभी वाष्प अणु नहीं बनते तो नमक क्या है? आवासशील। तो जैसे ही मैंने इसको नमक के साथ मिला दिया, जल को नमक के साथ, तो नमक क्या होगा बेटा? जल के साथ मिल जाएगा। नमक जल के साथ मिल जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? गर्म। अब हम इसको गर्म करेंगे तो नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होता नहीं। बोलो होता है क्या? बोलो, नमक क्या वाष्प में परिवर्तित होता है? नहीं। अब नमक खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेगा। तो यहाँ पर वाष्प अणु बनेंगे कम। अब वाष्प अणु कम बनेंगे। वाष्प अणु क्या बनेंगे बेटा? कम बनेंगे। तो जो इसका वाष्प दाब है, इसका क्या है? जो वाष्प दाब है वो भी क्या हो पाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी। तो ये जो वाष्प दाब में कमी है वही कमी क्या कहलाने लगेगी बेटा? वाष्प दाब में अवनमन। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जो पात्र था, इस जो जल था, इसका वाष्प दाब कितना था बेटा? 100 बार था। कितना था? 100 बार। और इसका कितना था बेटा? 90 बार। कितना था? 90 बार। तो इसके में कितने की कमी हो गई? 10 की कमी हो गई। अच्छा ये बताओ, ये कमी आपने निकाली कैसे? जो 10 की कमी आई है एग्जैक्टली निकाली कैसे? तो आपने 100 में से 90 को घटा दिया तो ये जो 10 है ये आ गया, और आप कहने लगे सर 10 की कमी है। कितने की कमी है? 10 की कमी है। तो लेकिन मैं अगर इनसे, इन साइन से इनको रिप्रेजेंट ना करूं तो देखो इधर, मान लेते हैं ये शुद्ध विलायक है। आपको पता है जल तो शुद्ध विलायक ही होता है। तो जल का वाष्प दाब क्या होता है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? P0A होता है। कितना होता है? P0A। हमने आपको कल ही बताए थे कि जो शुद्ध विलायक है इसके वाष्प दाब को हम P0A से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब ये जो जल और नमक है इसका, अब जल और नमक मिलकर क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया बेटा? विलयन बन गया। तो इस विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या है? P है। क्या है बेटा? P। अब ये विलयन है, सॉल्यूशन के लिए S लगा सकते हो क्योंकि S क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब है। ठीक है, तो इसका वाष्प दाब क्या है? PS है। अच्छा, यहां से यहां जाने पर वाष्प दाब में क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। और वो कमी आप कैसे निकालोगे? तो इसमें से इसको घटा के। अगर हमारे पास ये थे तो हमने 100 में से 90 को घटाया था, बट ये चीज हमारे पास है ही नहीं है, फिर हमें कमी कैसे निकालना है? तो बेटा कमी हमेशा, कमी हो या वृद्धि हो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर निकाली जाती है। तो यहाँ P0A और PS में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर P0A है, ये बड़ा है, और जो है PS है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ कम हुआ है, यहाँ ज्यादा था। तो अगर मैं अब कमी को निकालना चाहूं तो कैसे निकालोगे? तो P0A माइनस PS कर दोगे तो ये कमी आपको निकल के आ जाएगी। तो ये जो कमी निकल के आई है, ये कमी निकल के आई है, यही कमी क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। ये बात पूरी समझ में आई? मैंने जो मैटर समझाया है पूरा समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय, आवासशील विलय जिसमें वाष्प नहीं बनती है, ठीक है, आवासशील विलय जैसे कि क्या? नमक मिला दिया जाता है तो जो बना विलयन होता है, जैसे नमक मिला दिया तो जो विलयन बन गया, इनसे मिलकर जो विलयन बना, इस विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। और इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या बोलते हैं? अवनमन। और इस वाष्प दाब में अवनमन मतलब जो कमी है इसको कैसे निकाला हमने? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटाकर। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, ये विलयन का वाष्प दाब था, इसको घटाकर ये कमी निकाल ली हमने। जो कमी निकाली इसमें से इसको घटा के निकाली ना, कि नहीं निकाली? ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर आप क्या लिख दोगे? इसे P0A माइनस PS, P0A माइनस PS से
व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना आपको, ठीक है। इसे पी नॉट ए माइनस पी एस से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गई बातें सारी चीजें, है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये है वास्तव में अवनमन। आज होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक हेडिंग बनी हुई है भाई आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो ये सुन लो, ठीक है, ये सुन लो आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो सुनो इधर देखो, ये लिखा मैंने वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, जो आपका पी नॉट ए माइनस पी एस होगा, ठीक है। तो वाष्प दाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है, कहते, याद रखना, ठीक है। जो वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में क्या है, अवनमन, एवं जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब का जो अनुपात बनेगा वही कहलाएगा आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। और इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, इसे देखो ध्यान रखना। अब ये बोला क्या है कि भाई वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या है, ये है पी नॉट ए माइनस पी एस, ये है, एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब मतलब पी नॉट ए, यही होता है ना, ठीक है। तो का जो अनुपात बनेगा इसको ही हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। तो वाष्प दाब में अवनमन और ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात बन गया, यही वाष्प दाब में क्या है, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो इसे पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये वाष्प दाब में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन है, पूरा आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। अब आगे हमें एक चीज और करना है। अब वो एक चीज ये करना है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक निर्मित करना है, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमें मिला है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। मतलब आपका जो वाष्प दाब में ये आपेक्षिक अवनमन है, इसका जो सूत्र है ये हमें निकालना है, ठीक है। ये जो सूत्र दिख रहा है ना, ये हमें निकालना है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, तो ये अगर हमें सूत्र ये वाला निकालना है तो हमें एक देखो, अगर हमें कभी भी कोई फॉर्मूला स्थापित करना है या कोई सूत्र स्थापित करना है तो हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अब किसी ना किसी की हेल्प में तो भाई हम यहाँ पर अभी किसकी हेल्प लेने वाले हैं, राउल्ट नियम की हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेंगे राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से। तो देखो राउल्ट नियम हम कल पढ़ा चुके हैं, क्या है, पी ए, क्या है बेटा, पी ए बराबर पी नॉट ए डॉट एक्स ए, ये हमारा राउल्ट नियम है जो हमने कल ही आपको पढ़ाया था, कल ही आपको समझाया था, ये राउल्ट नियम है, इसकी हेल्प लेंगे। अब देखो हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, जो एक्स ए है इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब एक्स ए की वैल्यू कैसे निकाल रखेंगे, तो देखो इधर, किंतु हमें पता है बेटा, हमने कल ही आपको कल परसों ही बताया था एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू ए। देखो हम कोई भी चीज आपको नहीं बता रहे हैं कि एकदम यार नहीं बता दी और आपको पता ना हो, नहीं, कोई भी चीज नहीं है। पहले हम ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, तब हम आज आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने रेगुलर जुड़े हो, आपसे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं होगी, रियलिटी में रियली भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर पहली बार जुड़ रहे तो भाई पहले वीडियो देख कर आओ, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यार हमने क्रम से प्लेलिस्ट जनरेट कर दी, वहां से सारी वीडियो देख लो और आप समझ लो, बहुत अच्छे समझ जाओगे यार। इतना अच्छा यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से एक एक चीज आपको समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई हवा में नहीं चल रहा हूँ कि भाई इधर से उठा के वीडियो डाल दी, इधर से डाल दी, आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए कल ये नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली चल रहा हूँ, क्रम से चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 12 मैंने किया है 100 नंबर का आपसे, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया, ठीक है। किंतु x a प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है अपन, तो यहाँ से x a की वैल्यू निकालेंगे, तो x a की वैल्यू निकालेंगे तो x b को ले जाएंगे इधर,
ठीक है। तो x के बराबर क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा x भी, ठीक है। तो x के बराबर आपका ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x का मान उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये pa सेम रहा, pa सेम रहा, ठीक है। x का मान pa सेम रहा। अब ये रहा आपका p नॉट है, तो ये p नॉट है। अब x की जगह क्या रखना है 1 माइनस एक्स भी, तो ये रख दो 1 माइनस एक्स भी, क्लियर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p नॉट a 1 में होगा, ठीक है, माइनस अब इसमें होगा तो ये p नॉट a और डॉट क्या हो जाएगा आपका x भी, डॉट क्या हो जाएगा x भी। अब देखो ये हमारा समीकरण बन गया और हमें ये बनाना मतलब p नॉट a में से ps को माइनस करना है, ठीक है। p नॉट a में से ps को माइनस करना है। ये ps जो है एक a के बराबर है, ps जो है वो किसके बराबर बेटा a के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये जो pa है वो बिलियन का वास्तव है, क्या है बिलियन का वास्तव। तो इसको हम pa भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं pa, या फिर क्या मान सकते हैं s, ठीक है। pa या फिर क्या मान सकते हैं s मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है बेटा p नॉट a माइनस pa बनाना, ठीक है। तो p नॉट a माइनस pa कब बनेगा जब ये वाला इधर जाएगा, जो pa है वो इधर जाएगा और माइनस p नॉट a डॉट x भी है ये जाएगा इधर। तो हम यही करते हैं, ठीक है, कि इसको ले जाएंगे इधर, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा बेटा प्लस का, तो ये p नॉट a डॉट x भी जो हो जाएगा प्लस का। अब इस तरह p नॉट a तो पहले से ही है, ठीक है। अब ये जो pa इस तरफ आएगा तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब हमें p नॉट a को बटे में ले जाना तो xb का मान निकल जाएगा। तो अगर हम xb की वैल्यू निकालना चाहें तो p नॉट a बटे में जाएगा, क्योंकि गुणा वाला बटे में ही जाता है ना। तो ये p नॉट a रहा माइनस ये रहा ps और ये जो p नॉट a है वो बटे में चला जाएगा, तो p नॉट a ये चला गया बटे में और ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। और यही फॉर्मूला तो हमें बनाना था, तो ये हो गया इसका व्यंजक। क्लियर है, एक एक चीज आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है ना, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो ये वास्तव में आपेक्षिक अनुमान के लिए व्यंजक है जो हमने राउथ नियम से स्थापित किया। एक एक स्टेप आपको समझाइए और आपको भी समझ में आनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको थोड़ी सी नहीं आती समझ में, थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लिया करो, ठीक है। अगर फिर से समझ में नहीं आती तो फिर कमेंट किया करो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, पढ़ो अच्छे से और ये सारी चीजें आपको अच्छे से ही याद रखनी है। क्लियर है, चलो तो ये हमारा सब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और हमारा पहला अणु संख्या गुणधर्म है वो हमारा कंप्लीट होगा। अगर कोई चीज की कमी रह गई हो तो फिर वो बताना, आप लोग भी बता सकते हो, आप भी हमें सजेस्ट कर सकती हो, ठीक है, कि सर हमारा ये रह गया, ये और पढ़ा दो, ये सब वगैरह वगैरह बातें आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक बार यार जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं लाइक किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग देखो शेयर करोगे तो उसमें देखो ऐसा नहीं कि मेरा ही फायदा है, आप जिसको करोगे शेयर उसका भी फायदा, क्योंकि वो पढ़ेगा और ये बेसिक से पढ़ेगा तो उसका भी फायदा रहेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, कम से कम 5 जन को, एक जन आप लोग शेयर करो, कसम खाओ यार हम 5 जन को शेयर करेंगे, ठीक है। तो 5 जन को ऐसे शेयर करोगे तो वीडियो पे भाई रैंक भी बढ़ेगी, हमारा भी सपोर्ट होगा और आपका तो फायदा होने ही वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई, अगर जिस किसी को नोट्स चाहिए, देखो हमारे जो नोट्स है जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस नोट्स में से पढ़ाते हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए है तो ये नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और ये पीडीएफ आज कितनी तारीख है भाई, आज है 16 तारीख। तो ये जो 16 तारीख है इस महीने, आज जो 16 तारीख है तो इस महीने की जो 30 तारीख है, 30 तारीख तक आपको मात्र 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में पूरे केमिस्ट्री के नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर इसको आप परचेज करना चाहते हैं मात्र 99 रुपए में पूरे केमिस्ट्री के नोट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा हमसे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7509474692, इस पे आपको पहले कांटेक्ट करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही हमसे कांटेक्ट करेंगे तो जो भी जानकारी होगी, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, क्या होगा, वो आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो मात्र 99 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।